लालकृष्ण आडवाणी एक कद्दावर राजनेता माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस वरिष्ठ नेता का योगदान प्रशंसनीय है। अपने उज्जवल राजनीतिक जीवन के दौरान वह कई बार भाजपा के अध्यक्ष चुने गए हैं। वैसे तो बीजेपी पार्टी को खड़ा करने और राष्ट्रीय स्तर पर लाने में कई अनुभवी राजनेताओं का योगदान रहा है, लेकिन उनमें से प्रथम पंक्ति के चुनिंदा नेताओं की सूची बने तो एल.के. आडवाणी का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के कार्यकाल में आडवाणी जी को देश के 7वें उप प्रधानमंत्री बनने का सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। लालकृष्ण आडवाणी 1998 से 2004 के समय में मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के पद पर भी रह चुके हैं। 10वीं और 14वीं लोकसभा के दौरान विपक्षी दल के नेता प्रमुख भी वे ही रहे थे। वर्ष 2009 के आम चुनाव में के दौरान भी आडवाणी जी एनडीए के प्रधानमंत्री प्रत्याशी के कैंडिडेट थे। लालकृष्ण आडवाणी को भारत का द्वितीयतम श्रेष्ठ सम्मान पद्म विभूषण मिल चुका है। तो आइए भारतीय जनता पार्टी के आधार स्तंभ स्वरूप नेता एल.के. आडवाणी की जीवनी पर विस्तार से जानकारी लें। इनका जन्म 8 नवंबर 1927 के दिन हुआ था। इनका जन्म स्थान कराची, पाकिस्तान है। यह क्षेत्र उस समय भारत का ही हिस्सा था। आडवाणी जी एक सिंधी हिंदू परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिताजी का नाम किशन आडवाणी और माता का नाम ज्ञानी आडवाणी था। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत में आ बसा। एल.के. आडवाणी की प्राथमिक शिक्षा सेंट पैट्रिक हाई स्कूल कराची में संपन्न हुई। उसके बाद उनके आगे की शिक्षा हैदराबाद सिंध के.डी.जी. कॉलेज में हुई। पार्टीशन के बाद भारत आने पर उन्होंने अपने वकालत की पढ़ाई बॉम्बे यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से की। लालकृष्ण आडवाणी स्वामी विवेकानंद के विचारों से अत्यंत प्रभावित रहे हैं। आडवाणी जी को पूर्व समय में हिंदी बोलने में बड़ी दिक्कत होती थी। उन्हें सिंधी और अंग्रेजी बोलना सहज लगता था। लालकृष्ण आडवाणी का विवाह 1965 में कमला देवी से हुआ। इस दंपति को 2 संतानें हैं। उनके पुत्र का नाम जयंत आडवाणी है, वह एक बिजनेसमैन है। आडवाणी जी को एक पुत्री भी है जिनका नाम प्रतिभा आडवाणी है। प्रतिभा एक टीवी सीरियल निर्माता के तौर पर सक्रिय है। इसके साथ साथ वह अपने पिता के राजनीतिक क्रियाकलापों में भी सहायिका के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। दुर्भाग्यवश अप्रैल 2016 में आडवाणी जी की पत्नी का निधन हो गया। तेज हृदयघात उनकी मृत्यु का कारण बना। साथियों, अब बात करते हैं आडवाणी जी के राजनीतिक सफर की। वर्ष 1942 में आडवाणी जी आरएसएस से जुड़े। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक स्वयंसेवी के तौर पर की। इस संगठन में अपनी सेवाएं देते हुए आडवाणी जी ने कई नवीनतम आरएसएस शाखाओं का निर्माण किया। भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले वह कराची स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवर्तक रहे। बंटवारे के बाद उन्हें भारत आने पर मत्स्य अलवाड़ा राजस्थान भेजा गया, जहां पर उन्होंने वर्ष 1952 तक अभूतपूर्व सेवाएं दी। इसके बाद आडवाणी जी ने राजस्थान में ही रहकर झालावाड़, भरतपुर, कोटा और बूंदी जिले में काम किया। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। आडवाणी जी आरएसएस से जुड़े थे, इस कारण वे जनसंघ से भी जुड़ गए। अपनी कुशल राजनीतिक सूझबूझ के चलते उन्होंने कुछ ही समय में जनसंघ का जनरल सेक्रेटरी पद संभाला। इसके बाद वर्ष 1957 में उन्हें दिल्ली जनसंघ का अध्यक्ष बना दिया गया। आडवाणी जी ने अपना राजनीतिक सफर आगे बढ़ाते हुए वर्ष 1967 में महानगरीय परिषद इलेक्शन लड़ा और उसे जीतकर काउंसिलिंग नेता का पद अर्जित किया। वर्ष 1970 में पहली बार आडवाणी जी राज्यसभा के सदस्य बने। इस मंजिल को हासिल करने के लिए उन्हें करीब 19 वर्ष का समय लग गया। आडवाणी जी अपनी राजनीति और नैतिक मूल्यों का खूब आदर करते हैं। लालकृष्ण आडवाणी 1973 में कानपुर कमेटी के अध्यक्ष बने। 1975 में कांग्रेस राज्य के दौरान आपातकालीन स्थिति के कारण कई बड़े विरोधी पक्ष भारतीय जनसंघ के साथ जुड़े। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ। आडवाणी जी का राजनीतिक अनुभव और कद अब और बढ़ने लगा। आने वाले समय में वर्ष 1976 से 82 तक वह गुजरात राज्यसभा के अध्यक्ष रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर आडवाणी जी ने वर्ष 1977 के लोकसभा चुनाव भी लड़े। इंदिरा सरकार ने जब आपातकालीन शासन लागू कर दिया, तब पूरे राजनीतिक समाज में विरोध की लहर दौड़ने लगी। कांग्रेस सरकार का यह कदम ही उनके आम चुनाव में हारने का प्रमुख कारण बना। अब सत्ता जनता पार्टी के हाथों में आ गई। नई सरकार में मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री का पदभार सौंपा गया।
तब लाल कृष्ण आडवाणी ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय का भार संभाला। कुछ समय बीतने के बाद इस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने पार्टी को छोड़ना शुरू कर दिया। आने वाले समय में एक नई पार्टी बनी जिसे भारतीय जनता पार्टी नाम दिया गया। भाजपा दल में भी लाल कृष्ण आडवाणी को विशेष और महत्वपूर्ण स्थान मिले। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वर्ष 1992 में आडवाणी जी को उच्च सदन राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी अध्यक्षता में हिंदुत्व की लहर थी, लेकिन वर्ष 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से पूरे देश का भावनात्मक लगाव कांग्रेस की ओर मुड़ गया और भाजपा को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। अगले चुनाव में बीजेपी केवल 2 लोकसभा सीटों पर सिमट गई। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को अटल बिहारी वाजपेयी के स्थान पर भाजपा का अध्यक्ष बना दिया गया। 1990 के दशक में आडवाणी जी के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ा। 6 दिसंबर 1992 को उन्मादी भीड़ ने बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहा दिया। इस समय देश में दंगे भी हुए, जिसमें करीब 2000 लोग मारे गए। इस पर सरकार ने जांच के लिए लिब्राहिम आयोग का गठन किया, जिसमें 16 वर्ष लगे। 16 वर्ष बाद इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2009 में मनमोहन सरकार को सौंपी। हालांकि अब राम मंदिर विवाद सुलझ चुका है और मंदिर निर्माण की नींव भी डाली जा चुकी है, पर इस पूरे अभियान में आडवाणी जी का योगदान अविस्मरणीय है। फिर वर्ष 1998 में एनडीए की सरकार बनी, जिसमें बीजेपी अग्रसर थी। उस सरकार में जयललिता ने एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लिया और एनडीए की सरकार का पतन हुआ। अगला चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार को संभाला। अपने कार्यकाल यानी वर्ष 2004 के समय तक लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री के पद पर बने रहे और आडवाणी जी को भारत का उप प्रधानमंत्री पद भी सौंपा गया। लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा देश सेवा और राजनीति में गुजारा है। उनके इस अभूतपूर्व योगदान के फलस्वरूप भारत सरकार की ओर से उन्हें वर्ष 2015 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी जी संपूर्ण भारतीय राजनीति के राजनीतिक रत्न के समान है। निजी जीवन और अपनी समृद्धि से पहले देश सेवा को प्राथमिकता देना उनके उत्तम व्यक्तित्व का प्रमाण है। एक सुखी संपन्न परिवार से आने के बावजूद उन्होंने जन सेवा कार्य को चुना, जो सबसे ज्यादा प्रशंसनीय है। अगर आपको आज का हमारा चरित्र पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नीचे बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम हमारे चैनल को बेहतर से बेहतरीन बना सकें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कड़ी में नए जीवन चरित्र के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ मुझे यानी लीना को दीजिए विदा। गुड बाय, सायोनारा।